नमस्कार। आज हम रिश्तों के ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे। चाहे वो प्यार का रिश्ता हो, परिवार का या फिर दोस्ती का। अच्छे रिश्ते हमें भावनात्मक रूप से सहारा देते हैं, हमारी खुशियों को बढ़ाते हैं, जबकि जिन रिश्तों में कड़वाहट हो वो हमें काफी थका हुआ और अकेला सा महसूस करा सकते हैं। इसके लिए हमने कुछ दिलचस्प स्रोतों को खंगाला है, जैसे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का एक ब्लॉग पोस्ट है, हेल्थलाइन और हेल्प गाइड जैसी जानी मानी वेबसाइटें हैं, और हाँ, मेंटल हेल्थ फाउंडेशन के सुझाव भी हैं। हमारा मकसद है इन सभी स्रोतों से वो जरूरी बातें निकालना जिनसे पता चले कि एक रिश्ता असल में पनपता कैसे है, कौन सी चीजें उसे मजबूत बनाती हैं और किन संकेतों से हमें सावधान रहना चाहिए। तो चलिए इस विषय पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम स्वस्थ रिश्ते कहते हैं तो हमारा मतलब क्या है। जॉन हॉपकिंस का लेख कहता है कि हर रिश्ते में, चाहे वो किसी के भी साथ हो, सम्मान, ईमानदारी और थोड़ी मौज मस्ती होनी चाहिए। ये चीजें हमारी भावनात्मक और सामाजिक सेहत के लिए जरूरी हैं। ये सुनने में तो काफी सीधा लगता है, पर क्या इसमें और भी कुछ है? बिल्कुल, जॉन हॉपकिंस की बात एकदम सही है। सम्मान, ईमानदारी, मज़ा ये तो हैं ही, लेकिन हेल्थलाइन के एक थेरेपिस्ट एक और बहुत दिलचस्प पहलू जोड़ते हैं, वो है अनुकूलन क्षमता, मतलब अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी, अच्छा। हाँ, उनका कहना है कि स्वस्थ रिश्ते वो होते हैं जो समय और परिस्थितियों के साथ ढल सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम सब बदलते हैं, हमारी जरूरतें बदलती हैं, जीवन के पड़ाव बदलते हैं, तो रिश्ते का स्थिर होने के साथ साथ लचीला होना भी उतना ही जरूरी है। ये मानना कि बदलाव आएगा और हम मिलकर उसका सामना करेंगे, यही असल में परिपक्वता है। हाँ, ये अडेप्टेबिलिटी वाली बात सोचने लायक है। मतलब रिश्ता कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि बहते पहनी जैसा होना चाहिए। बिल्कुल समय के साथ बहता हुआ। अच्छा, तो फिर इन स्वस्थ लचीले रिश्तों की बुनियाद क्या है? किन चीजों पर ये टिके होते हैं? लगता है कई स्रोतों में कुछ बातें बार बार सामने आई हैं। सबसे पहला है संचार, कम्युनिकेशन। ये तो शायद हर लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। हाँ, और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये ज़रूरी है, बल्कि कैसे किया जाए ये ज़्यादा मायने रखता है। देखिए, सभी स्रोत खुले, ईमानदार और सम्मानजनक कम्युनिकेशन पर जोर देते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ फाउंडेशन एक बहुत बारीक बात कहता है। सिर्फ बात करना या सुनना काफ़ी नहीं है, बल्कि समझने के लिए सुनना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ इसलिए कि हमें जवाब देना है। ओह, ये तो बहुत सटीक बात है। अक्सर हम सुनने का नाटक करते हैं, पर मनी मन अपना जवाब तैयार कर रहे होते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। हम अक्सर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, सामने वाले की बात को सच में समझने की कोशिश कम करते हैं। और हेल्प गाइड का ये कहना कि अपनी जरूरतों को सीधे बताना चाहिए, बजाय ये उम्मीद करने के कि दूसरा खुद समझ जाएगा, ये भी कितना जरूरी है ना? बिल्कुल ज़रूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि अरे, अगर वो हमसे प्यार करते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए हमें क्या चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। नहीं होता। और ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं है। हेल्प गाइड अशाब्दिक संकेतों पर भी ध्यान देने को कहता है। नॉन वर्बल क्यूज, जैसे जैसे आंखों का संपर्क, आवाज का लहजा, शारीरिक हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज जिसे कहते हैं। कई बार हम कहते कुछ है पर हमारा शरीर कुछ और कह रहा होता है। इन संकेतों को पढ़ना और समझना भी अच्छे कम्युनिकेशन का हिस्सा है। सही बात है। और जब असहमति हो, क्योंकि वो तो होगी ही, कोई भी दो इंसान हर बात पे सहमत नहीं हो सकते, तब कम्युनिकेशन का क्या रोल है? जॉन हॉपकिंस इसे स्वस्थ संघर्ष कहते हैं, हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट। ये स्वस्थ संघर्ष क्या चीज है? देखिए, स्वस्थ संघर्ष का मतलब है कि आप मुद्दे पर असहमत होते हैं, एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले नहीं करते। हेल्प गाइड कहता है कि मजबूत रिश्तों में लोग संघर्ष से डरते नहीं, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखते हैं। अवसर कैसे? अपनी बात रखने का, दूसरे को समझने का और मिलकर कोई समाधान निकालने का अवसर। इसमें अपमान या नीचा दिखाना नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि मेंटल हेल्थ फाउंडेशन मुश्किल बातचीत शुरू करने के लिए कुछ व्यवहारिक वाक्य भी सुझाता है। अच्छा, जैसे जब आप कहती हैं तो मुझे महसूस होता है, या मुझे लगता है कि पर हमारे विचार अलग हैं, मैं आपका नजरिया समझना चाहूंगी। इस तरह के वाक्य बातचीत को पटरी से उतरने से बचाते हैं। ये तो वाकई उपयोगी है। कई बार पता ही नहीं चलता कि मुश्किल बात शुरू कैसे करें। अच्छा, कम्युनिकेशन के बाद अगला महत्वपूर्ण तत्व जो कई जगह दिखा, वो है सीमाएं, बाउंड्रीज। ये शब्द आजकल काफी सुनने में आता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। जॉन हॉपकिंस और मेंटल हेल्थ फाउंडेशन दोनों इस पर जोर देते हैं। सीमाएं सिर्फ शारीरिक नहीं होती, भावनात्मक और मानसिक भी होती हैं। इसका मतलब है ये जानना और बताना कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि सीमाएं सिर्फ ना कहने के बारे में नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये बताने के बारे में भी हैं कि आप क्या पसंद करते हैं या किसकी सराहना करते हैं। ओ, मतलब ये सिर्फ ये कहना नहीं कि मुझे ये पसंद नहीं, बल्कि ये भी कहना कि हाँ, मुझे ये पसंद है। बिल्कुल। जैसे
ये बताना कि आपको अपने लिए कुछ अकेला समय चाहिए, ये एक सीमा है, मी टाइम जिसे कहते हैं। और सामने वाले का इसका सम्मान करना रिश्ते को मजबूत बनाता है, बोझिल नहीं। ये दिखाता है कि आप एक दूसरे की व्यक्तिगत जरूरतों को समझते हैं। ये अपनी पहचान बनाए रखने से भी जुड़ा है, जिस पर हम शायद बाद में आएंगे। ठीक है। सीमाओं के साथ ही विश्वास और ईमानदारी भी जुड़े हुए लगते हैं। ट्रस्ट और ऑनेस्टी। जॉन हॉपकिंस कहते हैं कि एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, पर भरोसा तो बनाया जाता है ना? ये आता कहाँ से है? हाँ, बनाया जाता है और ये ईमानदारी से आता है। जैसा आपने कहा, ये दोनों जुड़े हुए हैं। जॉन हॉपकिंस कहते हैं कि अगर भरोसा टूटता है या कम होता है तो उस पर बात करना जरूरी है, ये समझना कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हेल्थलाइन विश्वास को और गहराई से देखता है। कैसे? उनके अनुसार विश्वास सिर्फ धोखा न देना या झूठ न बोलना नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि आप उनके साथ भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं। भावनात्मक सुरक्षा। हाँ, आप जानते हैं कि वो जानबूझकर आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे, आपकी पसंद का सम्मान करेंगे और आपके मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहेंगे। ये एक बहुत गहरी सुरक्षा की भावना है। ये भावनात्मक सुरक्षा वाली बात बहुत अहम है। मतलब ये भरोसा कि आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किए जाएंगे, कोई डर नहीं। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात जो कई स्रोतों में, खासकर हेल्प गाइड और हेल्पलाइन में दिखी, वो है स्वतंत्रता या अपना अलग व्यक्तित्व बनाए रखना, इंडिपेंडेंस या इंडिविजुअलिटी। कई बार लगता है कि रिश्ते का मतलब है दो लोगों का एक हो जाना, पर शायद ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में स्वस्थ रिश्ते में दोनों साथी अपनी पहचान बनाए रखते हैं। हेल्प गाइड और हेल्पलाइन दोनों इस पर जोर देते हैं। इसका मतलब है कि आपके रिश्ते के बाहर भी दोस्त हों, परिवार से संबंध बने रहें, आपके अपने शौक और रुचियां हों, अपनी एक अलग दुनिया भी हो। हाँ, हेल्थलाइन इसे इंटरडिपेंडेंस कहता है, अन्योन्याश्रय। मतलब आप एक दूसरे का सहारा हैं, पर एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर या डिपेंडेंट नहीं है। आपकी अपनी एक दुनिया भी है। जॉन हॉपकिंस भी अकेले समय बिताने के महत्व को रेखांकित करते हैं, जो सीमाओं वाले बिंदु से भी जुड़ता है। ये इंटरडिपेंडेंस शब्द दिलचस्प है। मतलब पूरी तरह घुलमिल भी नहीं जाना और एकदम अलग थलग भी नहीं रहना, एक बैलेंस। बिल्कुल, ये संतुलन ही स्वस्थ रिश्ते की निशानी है। इसके बाद जॉन हॉपकिंस 3 और जरूरी चीजों का जिक्र करते हैं: समानता, इक्वालिटी, समर्थन, सपोर्ट, और जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। समानता मतलब रिश्ते में दोनों की बात सुनी जाए, फैसले मिलकर लिए जाएं। समर्थन मतलब मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहना, सहानुभूति रखना। और जिम्मेदारी मतलब अपनी गलतियों को मानना, इल्जाम दूसरों पर न डालना। सही। और हेल्थलाइन समानता को सिर्फ पैसों या कामों के बंटवारे तक सीमित नहीं रखता, वो इसे भावनात्मक स्तर पर भी देखता है। अच्छा, भावनात्मक समानता। हाँ, क्या दोनों को लगता है कि उनकी भावनाओं को, उनकी जरूरतों को बराबर महत्व दिया जा रहा है? क्या दोनों अपनी बात खुलकर रख पाते हैं बिना डरे? क्या स्नेह और ध्यान देने में संतुलन है? ये अमूर्त चीजें भी समानता का हिस्सा हैं। सही बात, ये बहुत जरूरी है। और हाँ, सुरक्षा, सेफ्टी। जॉन हॉपकिंस इसे रिश्ते में जुड़ाव की नींव कहते हैं। ये बात तो पहले भी आई थी विश्वास के संदर्भ में, लेकिन ये शायद सबसे बुनियादी है। अगर आप रिश्ते में सुरक्षित ही महसूस नहीं करते अपनी बात कहने में, अपनी सीमाएं बताने में, या बस आप जैसे हैं वैसे रहने में, तो बाकी सब बातें तो बेमानी हो जाती हैं। एकदम सही कहा। बिना सुरक्षा की भावना के न तो खुला कम्युनिकेशन हो सकता है, न विश्वास बन सकता है, न ही आप अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा हेल्थलाइन 2 और प्यारी चीजें जोड़ता है: जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, और चंचलता, प्लेफुलनेस। जिज्ञासा रिश्ते में, इसका क्या मतलब हुआ? रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में महत्व देते हैं जो लगातार सीख रहा है और बढ़ रहा है। ये तो अच्छी बात है। और चंचलता यानी प्लेफुलनेस, साथ में हंसना, मजाक करना, हल्के फुल्के पल बिताना। ये रिश्ते को ताजा रखता है, खासकर तनाव या मुश्किल समय में। हाँ, हंसी मजाक तो किसी भी रिश्ते की जान होती है। बिल्कुल। अच्छा, शारीरिक अंतरंगता का भी जिक्र है, फिजिकल इंटीमेसी। हेल्प गाइड कहता है कि ये सिर्फ सेक्स तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। हेल्प गाइड बताता है कि गले लगना, हाथ पकड़ना, प्यार से छूना, किस करना, ये सब बंधन को मजबूत करते हैं। ये ऑक्सीटोसिन जैसे बॉन्डिंग हार्मोन जारी करते हैं। बेशक सेक्स भी महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन हेल्थलाइन यहाँ यौन सीमाओं के सम्मान पर बहुत जोर देता है। मतलब सहमति सबसे जरूरी है। हाँ, सहमति सर्वोपरि है और किसी भी तरह का दबाव अस्वीकार्य है। और हेल्प गाइड एक और बहुत गहरी बात करता है, सार्थक भावनात्मक जुड़ाव, मीनिंगफुल इमोशनल कनेक्शन। ये क्या है? ये सिर्फ प्यार करने या प्यार किए जाने से अलग कैसे है? ये उससे थोड़ा ज्यादा है। ये वो एहसास है कि आपको सच में समझा जाता है, आपकी कद्र की जाती है, आपको वैसे ही स्वीकार किया जाता है जैसे आप हैं। ये सिर्फ आई लव यू सुनना नहीं है, बल्कि उस प्यार को महसूस करना है। ये जानना है कि कोई है जो आपकी भावनाओं को समझता है और उन्हें महत्व देता है। ये रिश्ते को एक गहराई देता है। वाह, ये तो रिश्तों के कई सारे पहलू हो गए।
और एक बात जो मेंटल हेल्थ फाउंडेशन और हेल्प गाइड दोनों कहते हैं वो ये कि ये सब चीजें थाली में सजवी नहीं मिलती। स्वस्थ रिश्ते बनाने पड़ते हैं, उन पर लगातार काम करना पड़ता है। बिल्कुल। इनमें मेहनत लगती है, प्रतिबद्धता लगती है और एक दूसरे के साथ बदलने और ढलने की इच्छा शक्ति लगती है। बिल्कुल। ये कोई मंजिल नहीं जिसे पा लिया और काम खत्म। ये तो एक सतत यात्रा है, एक प्रोसेस है जिसमें दोनों साथियों को मिलकर प्रयास करना होता है लगातार। ठीक है, तो ये तो हुई स्वस्थ रिश्तों की निशानियां, लेकिन हमें उन संकेतों के बारे में भी बात करनी चाहिए जो बताते हैं कि शायद रिश्ता उतना स्वस्थ नहीं है, जिन्हें हम रेड फ्लैग्स या चेतावनी के संकेत कह सकते हैं। किन चीजों से सावधान रहना चाहिए? हाँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है। हेल्थलाइन कुछ स्पष्ट संकेत बताता है जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, जब एक साथी दूसरे को नियंत्रित करने या बदलने की कोशिश करे, कंट्रोल करने की कोशिश। जैसे? जैसे आप क्या पहने, किससे मिलें, कहाँ जाएं, इन सब पर रोक टोक लगाना या आपकी राय को हमेशा काटना। दूसरा, सीमाओं का लगातार अनादर करना, डिसरिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज। अगर आपकी ना को अनसुना किया जाता है या आपकी पर्सनल स्पेस में बार बार दखल दिया जाता है। हाँ। तीसरा, साथ में बहुत कम क्वालिटी टाइम बिताना या एक दूसरे से भावनात्मक रूप से बहुत दूर महसूस करना, डिस्कनेक्टेड फील करना। चौथा, रिश्ते का लगातार असमान महसूस होना, मतलब एक कंसिस्टेंट इम्बैलेंस। अगर हमेशा एक ही साथी झुक रहा है या एक की ही ज्यादा चल रही है। हाँ, जैसे सारी जिम्मेदारी एक पर ही हो। बिल्कुल। पांचवा, नकारात्मक या चोट पहुंचाने वाली बातें कहना, हर्टफुल कम्युनिकेशन। लगातार आलोचना करना, मजाक उड़ाना या नीचा दिखाना। छठा, ऐसा महसूस होना कि आपकी बात सुनी ही नहीं जा रही, फीलिंग अनहर्ड, आपकी भावनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। और सातवां, असहमति व्यक्त करने से डरना। अगर आप अपनी अलग राय रखने से डरते हैं क्योंकि आपको अपने साथी की बुरी प्रतिक्रिया का डर है। ये संकेत वाकई गंभीर हैं और ये जानना भी जरूरी है कि अगर कोई ऐसे रिश्ते में है जो अस्वस्थ है या जिसमें दुर्व्यवहार हो रहा है तो मदद मौजूद है। हाँ, बिल्कुल। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अपने लेख में कुछ गोपनीय और गैर गोपनीय संसाधनों की सूची देता है और हेल्थलाइन भी नेशनल डोमेस्टिक वायलेंस हॉटलाइन जैसी जगहों का जिक्र करता है। मदद मांगना कमजोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अपनी देखभाल करने और एक सुरक्षित स्थिति की ओर कदम बढ़ाने का संकेत है। ये बहुत हिम्मत का काम है। तो मान लीजिए किसी को अपने रिश्ते में इनमें से कुछ समस्याएं दिख रही हैं या वो बस अपने रिश्ते को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो क्या कुछ व्यवहारिक कदम उठाए जा सकते हैं? क्या स्रोत कुछ सुझाव देते हैं? हाँ, बिल्कुल। कई अच्छे और व्यवहारिक सुझाव हैं। सबसे पहले खुद को जानना जरूरी है, सेल्फ अवेयरनेस, जैसा मेंटल हेल्थ फाउंडेशन कहता है। अपनी भावनाओं, जरूरतों और इच्छाओं को समझना पहला कदम है। फिर अपनी जरूरतें स्पष्ट रूप से बताना, कम्युनिकेट नीड्स क्लियरली, अंदाजे पर नहीं छोड़ना, जैसा हेल्प गाइड कहता है। एक अच्छा श्रोता बनना, बी अ गुड लिसनर, याद है, समझने के लिए सुनना। हाँ, वो बहुत जरूरी था। हेल्प गाइड एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझने का सुझाव देता है। लव लैंग्वेजेस वो क्या होती हैं? यानी आपका साथी किस तरह से प्यार जताता है और किस तरह से महसूस करता है, इसे समझना। 5 तरह की होती हैं, जैसे किसी को तारीफ सुनना पसंद है, किसी को गिफ्ट्स, किसी को साथ में वक्त बिताना, किसी को मदद करना, किसी को फिजिकल टच। अच्छा, तो शायद आप तोहफे देकर प्यार जता रहे हो पर उन्हें साथ में समय बिताना ज्यादा पसंद हो। बिल्कुल, तो ये समझना जरूरी है। फिर क्वालिटी टाइम, आमने सामने बिताना बहुत जरूरी है, फेस टू फेस टाइम, डिजिटल कम्युनिकेशन से अलग। हाँ, टेक्नोलॉजी अच्छी है पर वो असली मानवीय संपर्क की जगह नहीं ले सकती। शारीरिक अंतरंगता बनाए रखना, जो सिर्फ सेक्स नहीं है, वो गले लगना, हाथ पकड़ना भी, देना और लेना सीखना, गिव एंड टेक, यानी समझौता करना। हर बात पर अड़ना रिश्ते के लिए ठीक नहीं। कॉम्प्रोमाइज। हाँ, तनाव का प्रबंधन करना सीखें ताकि बाहरी स्ट्रेस रिश्ते पर हावी ना हो। रिश्तों में उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना और बदलाव को स्वीकार करना। ये अडेप्टेबिलिटी वाली बात फिर आ गई। हाँ, बिल्कुल। अपनी निजी समस्याएं या फ्रस्ट्रेशन साथी पर ना निकालना। और आखिर में, अगर जरूरत महसूस हो तो पेशेवर मदद जैसे कपल्स काउंसलिंग लेने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। हाँ, थेरेपी या काउंसलिंग। हाँ, ये रिश्ते को नई दिशा दे सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो बहुत सारे ठोस सुझाव हैं जिन पर काम किया जा सकता है। तो कुल मिला के आज की हमारी बातचीत से ये समझ में आता है कि स्वस्थ रिश्ते आपसी सम्मान, खुले और ईमानदार कम्युनिकेशन, भरोसे और स्पष्ट सीमाओं पर टिके होते हैं। ये कोई जादुई चीज नहीं है। इन्हें बनाने और संवारने के लिए लगातार कोशिश और एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता चाहिए होती है, कमिटमेंट। हाँ, और ये याद रखना भी जरूरी है कि कोई भी रिश्ता हमेशा परफेक्ट नहीं होता। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, असहमतियां होती हैं,
असली परीक्षा इस बात की है कि आप उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, एक दूसरे का साथ कैसे देते हैं और एक टीम की तरह कैसे आगे बढ़ते हैं। और हाँ, उन चेतावनी के संकेतों, रेड फ्लैग्स को पहचानना और ज़रूरत पड़ने पर मदद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो दोस्तों से हो, परिवार से या विशेषज्ञों से। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज हमने जिन सभी तत्वों पर बात की, कम्युनिकेशन, सम्मान, सीमाएं, स्वतंत्रता, समर्थन, सुरक्षा, जिज्ञासा, इन सब पर गौर करते हुए क्या ये सोचना जरूरी नहीं कि हमारे रिश्ते हमें अपना बेहतर संस्करण बनने में मदद कर रहे हैं, या कहीं वे हमें छोटा, बंधा हुआ या कमतर महसूस करा रहे हैं? शायद इस सवाल का जवाब हमें अपने रिश्तों की असली सेहत का अंदाजा दे सके।